नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं फास्ट रिवीजन के तहत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा हैं? तो ब्राज़ील जलधारा जो है वो गर्म है, बाकी जो तीनों दिया हुआ है फॉकलैंड, लैब्राडोर और कनारी, ये तीनों ठंडी जलधारा है। इसलिए विकल्प केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। इन सारे जलधाराओं को मैप में ज़रूर लोकेट कर लीजिए, याद रखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा जनक शासक थे। तो राजा जनक कहाँ के शासक थे? विदेह के शासक थे, इसलिए विकल्प सी सही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अन्य विकल्पों पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। पांचाल के राजा प्रवाहन जवाली थे, कैकेयी के राजा उपनिषद काल में अश्वपति थे, और काशी के राजा उपनिषद काल में अजातशत्रु थे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सिर्फ सही सही मिलान जैसा। पांचाल के राजा प्रवाहन जवाली, कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु और विदेह के राजा जनक। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, जिससे सबसे प्रथम जानकारी मिलती है नहरों के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध था वो कलिंग के जो चेदी वंश के शासक थे ना, खारवेल, उनके बारे में जानकारी मिलता है। अच्छा, इसमें ये भी बात लिखी हुई है कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाया गया था, तो इसी पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। महापद्मनंद ये राजगीर और ये पद्म वंश के थे संबंधित, तो उसमें लिखा हुआ हाथी गुफा अभिलेख में कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाया गया। खैर, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था, तो अग्रहार किसे कहते थे? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया गया जो भूमि होता था उसे अग्रहार कहते थे, और ये अग्रहार भूमि सभी प्रकार के कर से मुक्त होती थी। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 5वां, कवि वान भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना मिलती है? तो हर्ष के सम्राट शासनकाल की सूचना मिलती है। कवि वान भट्ट ने जो रचना लिखी थी उसका नाम था हर्षचरित, और हर्ष के बारे में उसकी जानकारी मिलती है उसमें। 6 नंबर में क्या है? मठ है और प्रदेश है, तो हमें सही सुमेलित वाला देखना है। तो श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में सही है। ज्योतिर्मठ हिमाचल प्रदेश, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तराखंड में, इसलिए दूसरा नंबर गलत हो गया। तीसरा पुरी उड़ीसा में सही है। द्वारका गुजरात में, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही हो गया, दूसरा गलत था। 7 नंबर, इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने किस एक संगठन की स्थापना की? तो यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, यूरोपीय रक्षा संघ, ये संगठन की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया जैसा और अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण लग रहा है। बी नंबर ऑप्शन। 8, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था। किसने किया था? ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को लागू किया था। क्या था वैसे ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के तहत कहा गया कि शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दी जाएगी सिर्फ, और उनसे छन के अन्य निम्न वर्गों को शिक्षा पहुँचेगी। और इसे सबसे पहले किसने लागू किया था? ऑकलैंड ने। यह सिद्धांत दिया किसने था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 नंबर, अंग्रेज भिखारी से घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। ये कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय का था। लाल वालपाल, ये तीनों गरम दल उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, और लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया था कांग्रेस की याचना नीति को, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल हमीर लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुग़ल शासक के दरबार में रहते थे? तो शाहजहाँ के दरबार में रहते थे, और इन्होंने एक रचना की थी पादशाहनामा। सी नंबर ऑप्शन। 11, सही सुमेलित जो है उसे देखना है सिर्फ। तो कौन सही सुमेलित है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल, तो सही है ये। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के काल में आया। तो तीनों सही सुमेलित है। एक बार फिर से दोहरा के पढ़ देता हूँ, तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? कृष्णोदास पाल को। और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के समय आया था। उपरोक्त सभी डी नंबर में आया था। उपरोक्त सभी। 12 नंबर, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध था? तो निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही उनको कहते थे। विकल्प नंबर बी। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो ये सही है। कर्नाटक के पहले युद्ध को
सेंट थोमे के युद्ध के लिए मतलब इसको याद किया जाता है। दूसरा कथन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। जी नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में बम्बई को दहेज के रूप में पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, इसलिए विकल्प ए केवल एक सही हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। तो ये तो सबसे पहले अगर पूछता तब व्यक्तिगत सत्याग्रह ही हो जाता है इनमें से, लेकिन सबसे अंतिम वाला पूछ रहा है। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह, ये 1946 में हुआ था। तो आंसर वैसे यही है विकल्प के अनुसार, क्योंकि बेवेल योजना 45 में आई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ है, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 15 क्या लिखा हुआ है 15 में? सही युग्म को सिर्फ जो सही नहीं है उसे देखना है, तो जो सही है उसे पहले पढ़ लेते हैं। इंदु प्रकाश, एम.जी. रनाडे, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये पत्र थे और उनके संपादक थे। जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं लिखा था, फिरोज शाह मेहता ने लिखा था, इसलिए गलत हो गया, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से सही सब दोहरा देता हूँ। इंदु प्रकाश का प्रकाशन एम.जी. रनाडे ने किया, नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन बी.एन. मांडलिक ने किया, बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि इंग्लिश अखबार थी इसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया और इंडियन मिरर के प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 16 नंबर, विटामिन है और उससे कमी होने वाले रोग को देखना है और जो बेमेल है सिर्फ उसको चुनना है। बेमेल का मतलब जो गलत है। विटामिन B6 के कारण चर्म रोग होता है, तो ये सही है। विटामिन B12 के कारण रुधिर क्षीणता होती है, यह भी सही है। विटामिन E के कारण जनन शक्ति में कमी आती है, यह भी सही है। विटामिन A के कमी के कारण रतौंधी नहीं होता है, रतौंधी होता है विटामिन C की कमी के कारण। विटामिन A के कमी के कारण विटामिन A की कमी के कारण रसकरवी नहीं होता है, विटामिन C के कमी के कारण होता है। विटामिन A के कारण तो रतौंधी होता है। फिर से एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। विटामिन B6 चर्म रोग, विटामिन B12 रुधिर क्षीणता, विटामिन E जनन शक्ति में कमी और विटामिन A से रतौंधी और विटामिन C से स्कर्वी। 17 नंबर, एक साइड वर्णक है दूसरी साइड उसका प्रभाव है। तो लाइकोपीन के प्रभाव के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। तो ऐसे पूछ सकता है टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। और मिर्च की तीक्ष्णता यानी जो उसमें तीखापन होता है तो कैप्सिएसिन के कारण होता है। और हल्दी में पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। और सेब के फल में लाली जो आ जाती है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। लाइकोपीन टमाटर का लाल रंग, कैप्सिसिन मिर्च का तीखापन यानी तीक्ष्णता, जैंथोफिल हल्दी में पीला रंग, एंथोसाइनिन सेब फल में लाली। 26 जो अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था तो देख लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है और उससे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सुमेल लिखा हुआ था, यहाँ पर बेमेल लिखा था, सुमेल वाला पूछना चाहिए था इसको। झील है और नगर है, तो अथाभास्का झील के पास कौन सा है? यूरेनियम सिटी है। ग्रेट वियर झील के पास पोर्ट रेडियम है और ग्रेट स्लेव झील के पास येलोनाइफ सिटी है। तो तीनों सुमेलित था, मैंने सिर्फ पढ़ दिया, तीनों सही सुमेलित है। और ये तीनों जो झील है अथाभास्का झील, ग्रेट वियर झील और ग्रेट स्लेव झील, तीनों कनाडा में है। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, अगर इससे पहले मैंने GS वर्ल्ड का ना 5 वीडियो डाल दिया है, 1 से लेकर 5 तक टेस्ट, तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उससे आप देख लीजिएगा। दृष्टि का फिर 3 पार्ट में सेट नंबर 1 डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला से बेतवा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में मिलती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देने हैं कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश से जब चलती है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले से में प्रवेश करती है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। अब सूची 1 और सूची 2 को 28 नंबर में मिलाना है। तो अमृत क्रांति संबंधित है नदियों को जोड़ने की योजना से, भूरी क्रांति संबंधित है ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से, सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से और रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। इसलिए इसका सही विकल्प है ए 29 नंबर।
पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है तो जापान को, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? जापान को। जापान को ही पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं और जापान को ही निप्पन भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश भी जापान को कहा जाता है और फूलों का देश भी जापान को कहा जाता है। चलिए, इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, झीलों का देश किसे कहते हैं? चलिए मैं ही आंसर बता देता हूँ, झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है, तो सही है। नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। दूसरा, मोसाबानी उड़ीसा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जी नहीं। मोसाबानी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उड़ीसा में नहीं, झारखंड में है, इसलिए केवल एक सही, ए नंबर ऑप्शन। 31, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो जो चिनाब नदी पर है पहले उसे देख लेते हैं। दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, सलाल चिनाब नदी पर है, बगलिहार ये भी चिनाब नदी पर है और तीनों ये बहुउद्देशीय परियोजना है। जबकि जो उरी है ये उरी झेलम नदी पर है। उरी और तुलबुल ये दोनों जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उरी और तुलबुल ये झेलम नदी पर है। जबकि जो दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार जो है ये चिनाब नदी पर है। वीडियो को पॉज करके ना थोड़ा मैप में वहीं पर लिख लीजिए, मैप में, तो उसे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है? तो पहला कथन है, इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, गलत बात है। इसका कार्यकाल संविधान सुनिश्चित नहीं करता है, तो पहला ही कथन गलत हो गया। मतलब महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान सुनिश्चित नहीं करता है, संविधान में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। आर्टिकल 76 में 76 में सिर्फ लिखा हुआ है कि महान्यायवादी होगा, उच्च विधि अधिकारी कहलाता है ये भारत सरकार का। दूसरा कथन, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सुनवाई कर सकता है। आगे तीसरा जो कथन है, महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। हाँ, महान्यायवादी को संसद सदस्य की तरह सभी भत्ता और विशेषाधिकार मिलता है। इवन वो बैठकों में, संसद की बैठकों में भाग भी ले सकता है, बस सिर्फ वोट नहीं डाल सकता है। अपनी बात भी कह सकता है लेकिन वोट नहीं डालेगा वो, इसलिए 2 3 सही, ए नंबर ऑप्शन। 33, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 41 डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 41 है उसमें ये बातें कही गई है, काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सी नंबर ऑप्शन। 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है? पहला कथन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। संसद, उनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कौन कौन लेते हैं? जो निर्वाचित होते हैं वो भाग लेते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ जो राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। दूसरा कथन, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति में कोई उम्मीदवार है तो उसको लोकसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता होनी चाहिए। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ए और दो दोनों सही, 1 और 2 सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है, तो वास्तविक प्रधान कौन है और संवैधानिक प्रधान कौन है? तो आप इन दोनों में से आपको बताना है कि राष्ट्रपति कौन होता है, वास्तविक प्रधान या संवैधानिक प्रधान होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख। तो 35 नंबर, संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदन से क्या तात्पर्य है? तो अंतर प्रदन का मतलब होता है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के वितरण की मांग करना, तो ऑप्शन नंबर सी। 36, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, तो 2/3 बहुमत के द्वारा कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। वैसे अभी देश में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। 37 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है, तो दोहरा दंड का प्रावधान ये 20(2) में अमेरिका से लिया गया है, विकल्प ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, उपबंध दिया हुआ है संविधान संशोधन, तो 89 संविधान संशोधन यानी 89वां संविधान संशोधन 89। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना संबंधित है। 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। और 92 नंबर यानी 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं को जोड़ी गई थी, इसलिए तीनों सब सुमेलित था, उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन। 39,
विचार करना है। पहला कथन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। दूसरा कथन, राजभाषा का प्रयोग। और तीसरा क्या है? अच्छा, इसमें सिर्फ ये देखना है ना कौन साधारण बहुमत से पास हो सकता है। तो पहला है जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को कमाना या बढ़ाना, कम करना या बढ़ाना, ये साधारण बहुमत से नहीं पास होता है। तो पहला तो गलत हो गया। राजभाषा का प्रयोग, तो राजभाषा का प्रयोग साधारण बहुमत से पास होता है, सही है। छठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो ये भी साधारण बहुमत से इसमें सुधार हो, संशोधन हो सकता है। सिर्फ 2 3 सही, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कथन और कारण है। पहला कथन, वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत की संसद करती है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। और कारण, कारण में क्या लिखा हुआ? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 साल, हर 5 साल में, 5 साल के लिए। उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन सामान्यतः कह रहा हूँ, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी योग्यता का निर्धारण भारत की संसद करेगी। और वित्त आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 280 में। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। अच्छा, तो ए गलत हो गया और आर सही, तो डी नंबर ऑप्शन। 41, मंत्रालय दिया हुआ है, संबंधित विभाग दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है? जो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है सिर्फ एक ही है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, बस यही सम्मिलित है। और जो गलत है वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। वाणिज्य मंत्रालय जो है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग नहीं आता है। आर्थिक कार्य विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। राजस्व विभाग जैसे आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, उसी तरह से आर्थिक कार्य विभाग भी उसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, राजभाषा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि रक्षा मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय बोल रहा हूँ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तभी तो ये गलत हुआ। उसके बाद लोक उद्यम मंत्रालय, तो लोक उद्यम मंत्रालय विभाग ये अलग से भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग मंत्रालय ही है। 42, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता? तो उच्च न्यायालय के लिए दे सकता है, अधिकरण के लिए दे सकता है, जिला न्यायालय के लिए दे सकता है, लेकिन सैनिक न्यायालय के लिए अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अपील का इजाज़त नहीं देता है। विकल्प सी आंसर। 43, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो जो विधायक है ही नहीं, न उच्च सदन का, निम्न सदन का विधान राज्यों में, और वो मंत्री बन गया है या मुख्यमंत्री बन गया है, तो 180 दिनों के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता दीदी हार गई, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री का शपथ ली हैं, तो 6 महीना के अंदर, यानी 180 दिन के अंदर उन्हें किसी न किसी सीट से जीत के आना होगा। 44, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत 60.3%, विकल्प डी सही आंसर। 45, जो सही है कथन उसको देखना है। पहला कथन, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जी नहीं, राज्य विधानमंडल के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इधर इस संदर्भ में, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। मतलब साधारण विधेयक के संबंध के बारे में ये बात कहा हूँ मैं। दूसरा, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंब कर सकती है। हाँ, पहले 3 महीना और दूसरे बार में 1 महीना, तो कुल मिला के 4 महीने। तो सिर्फ 4 महीने को गतिरोध उत्पन्न करने पर विलंब कर सकती है साधारण विधेयक को। कौन? विधान परिषद। सिर्फ 2 सही, इसलिए विकल्प बी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर पक्का दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि भारत के किन किन राज्यों में, यानी कितने राज्यों में विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। 46, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित कर सकता है? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि राज्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछ रहा है, तो कहीं मन में आ जाए कि उच्च न्यायालय, लेकिन नहीं, राज्य सूचना के आयुक्त के बारे में अगर कुछ भी हो इस तरह से, अगर जांच बैठाना हो तो उच्चतम न्यायालय को कहना होता है, राज्यपाल को, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47, एक तरफ झीलें हैं दूसरी तरफ जिला है, तो देवरिया ताल, तो इसमें अच्छा बेमेल को देखना है, तो बेमेल कौन है? तो पहला ही गलत है, बेमेल है। देवरिया ताल गोरखपुर में नहीं, कन्नौज में है। बाकी कीठम झील आगरा में है, सही है। बेला सागर महोबा में है, सही है। फुल्लर झील पीलीभीत में है, सही है। इस वीडियो को ना कम से कम 2-3 बार 4 बार अभी कहीं टहल रहे हों, ब्रश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो सुनते रहिए, उससे रिवीजन हो जाएगा तो बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में।
48 नंबर, शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो चारों जिले हैं जो ना, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शारदा नहर से सिंचाई की जाती है, उपयुक्त सभी डी नंबर ऑप्शन। 49, विचार करना है और बताना है किस घराने से संबंध। अच्छा, इसमें भी देखिए, अगर आपके पास PDF कॉपी है इसमें भी सुधार लीजिए। इसमें किराना घराना से पूछना चाहिए था, तो इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है हु एमंग द एबव हैज हैव बीन रिलेटेड विद किराना घराना। यहाँ पर क्या लिखा है हिंदी में? हिंदी में लिखा है उपयुक्त में से किसका संबंध किस घराने से है? तो ये किराने घराने से है। तो तीनों का किराना घराना संबंध है, गंगूबाई हंगल का, रोशन आरा बेगम का और भीम सिंह जोशी का। तो 1 2 3 तीनों होगा किराना घराना संबंधित है। 50 नंबर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले के बारे में बताइए। तो मैप उठाइए, मैप जब उठाएंगे तो सबसे ऊपर में जो है वो सहारनपुर है और सबसे नीचे में सोनभद्र पड़ेगा। सोनभद्र आपको मिलेगा पूर्वी दक्षिण के कोने पर, और जो सहारनपुर मिलेगा वो आपको उत्तर पश्चिम के कोने पर मिलेगा मैप में। तो लोकेट कर लीजिए तो आपको थोड़ा याद रहेगा अच्छे से। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ गलती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।